हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दिस सोशल स्टडी। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 7th का हिस्ट्री का चैप्टर 1, हज़ारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, जिसकी हमने 2 वीडियो पढ़ ली हैं। उसमें पीछे पढ़ लिए थे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। तो ये जो टाइम है सन 700 से 1750, जो हम इस बुक में पढ़ेंगे, इन वर्षों के दौरान जो हुए हैं क्या नए नए राजनीतिक और सामाजिक समूह बने, यानी कि नई नई जातियाँ एंड तो ये सब क्या हुआ, नए नए परिवर्तन आए। तो उस तरह से कैसे जो है समाज में ये नए समूह बने, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, अब ये जो टाइम था 1000 वर्ष लगभग ये हैं, 700 से 1700। तो इस पूरे समय में बहुत तरीके से परिवर्तन आए, नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी, नई नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते थे। जैसे कि सिंचाई में रहट, सिंचाई करने के लिए खेतों में रहट का इस्तेमाल होने लगा। रहट का अभी नीचे चित्र भी दिखाया गया है, या हम देखेंगे भी। और कताई के लिए चरखे का, कताई जो करते हैं ना, रुई की कताई करते हैं, तो उसके लिए चरखे का इस्तेमाल होने लगा। और युद्ध में आग्नेयास्त्रों, आग्नेय से आप समझते हैं आग, ठीक है, यानी कि बारूद वाले जो हथियार होते थे उनका इस्तेमाल होने लगा। बारूद मतलब बंदूक एंड ये सब जो भी जैसे बॉम्ब होते हैं, ठीक है, बारूद का इस्तेमाल होने लगा। उससे पहले जैसे पुराने समय में क्या होता होगा, बारूद नहीं था। इस उपमहाद्वीप में नए नए खाने की चीज़ें, जो खान पान में बदलाव आए, क्या क्या चीज़ें नई आई, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी, ये इस समय में आए, उससे पहले नहीं थे। अब यहाँ पर एक बात याद रखी हुई है, ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। यानी कि ये जो नई नई चीज़ें थी, ये कौन लेकर आए, जो नए नए विचार भी लेकर आए थे। यानी जब जब लोगों के नए नए विचार बदले, नई सोच आई, तो उससे क्या हुआ, बहुत तरह से परिवर्तन आया, आर्थिक भी, राजनीतिक भी, सामाजिक भी और सांस्कृतिक भी, ठीक है। क्योंकि लोगों का रहन सहन बदलने लगा, खान पान बदलने लगा, तरीके उनके बदलने लगे काम को करने के। तो इस युग में लोगों की गतिशीलता बढ़ी। ये इसका एक मेन वो है, क्योंकि गतिशीलता का क्या मतलब है कि लोगों का इधर उधर आना जाना बढ़ गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बढ़ गया था। लोग अवसर की तलाश में लोगों के झुंड में दूर दूर की यात्राएं करने लगे। झुंड में मतलब ग्रुप में, एक आदमी नहीं बल्कि बहुत सारे आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। तो संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी, काम बहुत था। तो इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत। अब जिस समुदाय का सबसे ज़्यादा महत्व बढ़ा था इस दौरान, वो थे राजपूत, जिसका अर्थ होता है राजपुत्र। राजपूत का मतलब क्या है, राजपुत्र। और इसका वैसे क्या मतलब हुआ, राजा का पुत्र, मतलब अर्थात राजा के पुत्र से निकला है ये नाम राजपूत, ठीक है। यानी कि जो राजा के बेटे होते थे, नाम से तो ऐसा लगता है। और एक चीज़ देख लो, ये जो पिक्चर है, ये जो चित्र है, ये किसका है, रहट का, ठीक है, जो सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने लगा था इस दौरान। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो, 8वीं से 14वीं शताब्दी तक तो क्या था कि आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होते थे। यानी कि जो क्षत्रिय होते थे, जो लड़ाई करने जाते थे बाहर, उनको ही राजपूत बोलते थे। लेकिन अब राजपूत के अंदर केवल राजा या सामंत वर्ग ही नहीं, मतलब जो भी लड़ाई कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो राजा है या सामंत है, बल्कि सब लोग जो भी लड़ाई कर रहे हैं, सेनापति या सैनिक भी आते थे, सब आते थे, भले ही वो किसी भी वर्ग का है। लेकिन अगर वो सेना में है, सैनिक है, वो लड़ाई कर रहा है बाहर जाके, तो वो क्या है, वो इसमें पूरे में मतलब राजपूत ही कैटेगरी में आता था। कवि और चारण, राजपूत कवि और चारण एक तरह का वर्ग है जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और बलूचिस्तान के एरियो में मतलब एक जाति है, एक अलग वर्ग है। और कवि तो आप जानते ही हो, जो कविताएं लिखते हैं। तो इन दोनों ने क्या किया, राजपूतों की आचार संहिता, प्रबलम पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। यानी कि इन्होंने, कवियों ने जो इनके बारे में लिखा है, उसमें इनकी पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान किया है। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, राजपूत के साथ साथ और किसको भी हुआ लाभ, मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ। कायस्थ क्या होते थे, लिपिक कौन, जो पांडुलिपियों की मतलब उसको कॉपी करते थे, रिपीट करते थे, लिखते थे, उनको लिपि कहते थे।
और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति। तो जो लिपिक और मुंशी वाला जो काम होता था, मुंशी वाला जो हिसाब रखते थे सारा करों का या जो भी रिकॉर्ड होता था, यानी कुछ लिखा पढ़ी का जो काम था ना, वो वाले लोग सारे, उनको हम क्या बोलते थे? कायस्थ। तो इन लोगों का भी एक तरह से उदय हुआ, मतलब ये भी सामने आए नाम। ओके, नीचे चलते हैं। उससे पहले एक वर्ड देख लो, पर्यावास, ये नीचे आने वाला है, ये रहा। पर्यावास का क्या मतलब है? पर्यावरण तो आप समझते हो, हमारे आसपास का जो भी वातावरण है। तो इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है, यानी जो भी आसपास लोग रह रहे हैं वो किस तरह से रह रहे हैं, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति से है, ठीक है, उसे पर्यावास कहते हैं। अब इस पूरे काल में जंगलों की कटाई हो रही थी, तो लोग खेती कर रहे थे, खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था, कटाई कर रहे थे तो खाली ज़मीन बच रही थी, तो लोग खेती कर रहे थे। अब कुछ जगहों पर तो ये परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। तो पर्यावास के कारण, पर्यावास ये अभी पढ़ ही लिया है हमने, क्योंकि वातावरण चेंज हो रहा है ना, पेड़ कट रहे हैं, तो वहाँ की स्थिति में कुछ तो बदलाव आएगा। तो पर्यावास के परिवर्तन के कारण जो वनवासी थे, वनवासी मतलब जिनको वन में ही रहने की आदत है, जंगल में ही रहने की आदत है, तो वो उस जगह को छोड़कर जा रहे थे, उनको वो स्थान छोड़ना पड़ा, मजबूर हो गए। तो कुछ और वनवासी जो नहीं छोड़ पाए वो क्या करने लगे? ज़मीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए, यानी कि वो किसान बन गए। और जो नहीं रह पा रहे थे वो वहाँ से छोड़कर चले गए। तो कृषकों के ये नए समूह क्या करते थे? जो क्षेत्रीय बाजार था, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे, क्योंकि वो इन जगह पर भी अपना काम ढूंढने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। बड़े और जटिल समाज, यानी कि अभी तक तो वो वनवासी ऐसे एक छोटी जाति ऐसे देखा जाता था, लेकिन अब वो बड़े काम करने लगे, दूर जाने लगे बाज़ार में या कहीं, तो उनको बड़े और जटिल समाज का एक अंग बना दिया, अंग बन गई वो उसका। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे, यानी कि वो अमीरों वाली ही कैटेगरी में आ गए हैं, ठीक है। जो लोग ज़्यादा अच्छी स्थिति में होते हैं उनको कर चुकाने पड़ते थे, ठीक है। तो वो कर चुका रहे थे, यानी कि टैक्स। स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी, और जो वहाँ के बेगार का मतलब क्या होता है? उनकी मजदूरी करना। और हाँ, मजदूरी मतलब बिना वेतन के उनको काम करना पड़ता था। सॉरी, ये अमीरों की लिस्ट में नहीं आए हैं, बल्कि अब ये यहाँ का हिस्सा बन चुके हैं, इनसे कर लिया जाने लगा। क्योंकि जब ये वनवासी थे तब तो ये लग ही रहते थे अपने रहन सहन के हिसाब से, अब यहाँ पर इनको बेगारी करनी पड़ती थी, ठीक है, मेहनत पूरी करनी पड़ती थी, पैसे नहीं मिलते थे। तो किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे, जाहिर सी बात है, अब लोगों के बीच अंतर आने लगा। अब कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी और कुछ लोग मवेशी भी पालते थे। मवेशी मतलब जानवरों का जो पालन करते हैं, ठीक है, गाय भैंस या कोई और जानवर को पाल लिया। लोग खेती के खाली समय में दस्तकारी होता है, जो हाथों का काम होता है, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना या कुछ डिज़ाइंस बनाना, ठीक है, हाथों से जो भी चीज़ें लोग बनाया करते थे। तो जैसे जैसे समाज में ये अंतर बढ़े, तो लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे। अब एक इंसान छोटा है, एक बड़ा है, एक का व्यवसाय अधिक है, एक का कम है, तो इसके आधार पर लोगों में समाज को ऊंचा नीचा दर्जा दिया जाने लगा। पर ये दर्जे स्थायी नहीं थे, परमानेंट नहीं थे, ठीक है। ये सब कितनी उसके पास सत्ता है, उसका कितना प्रभाव है, उसके पास संसाधन कितना है, इसके आधार पर ये सब जातियाँ बनाई गई थी। अब अपने अपने सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण करने के लिए जातियाँ क्या करती थी? अपने अपने नियम बनाती थी, और इन नियमों का पालन बड़े बुजुर्ग होते थे जो उस जाति के, उनकी सभा एक मिलकर इस चीज़ को डिसाइड करती थी। और कुछ इलाकों में जाति पंचायत भी इसको कहा जाता था। लेकिन इसके अलावा भी जो निवास के गांव के रिवाज थे उनको भी पालन करना पड़ता था। एक तो उस जगह पर जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ सारे निवासियों के लिए एक रूल्स है, और एक अपनी जाति के लिए अलग से जो जाति पंचायत होती थी वो बनाया करती थी। तो कई गाँव में मुखियाओं का भी शासन होता था, और इस तरह से ये जो है बदलाव आए समूहों को लेकर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। बाय बाय। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।